नमस्कार दोस्तों, हम आज जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो पाठ होगा अपना वैदिक सभ्यता। हमने सिंधु सभ्यता का चैप्टर पढ़ लिया है और अब जो चैप्टर आएगा वो है वैदिक सभ्यता। इस तरीके से ध्यानपूर्वक देखना वैदिक सभ्यता को कि इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। वैदिक सभ्यता क्या है? क्योंकि भारत के इतिहास में दो ही मेन सभ्यताएं और दो ही विकसित सभ्यताएं, एक का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है और दूसरे का नाम वैदिक सभ्यता है। एक सभ्यता हमने पूरी डिटेल से पढ़ ली, सिंधु सभ्यता के बारे में सारी बातें जान ली है। अब जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो है वैदिक सभ्यता। पहला सवाल यह है कि इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ये सारी सभ्यता वेदों पर ही आधारित है। मैं ये कह सकता हूं कि इस सभ्यता में रहने वाला हर आदमी वेद पुराण के अनुसार जीवन जीता था, इसलिए इस सभ्यता को हमने वैदिक सभ्यता नाम दिया है। देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है और सिंधु सभ्यता कहां तक फैली थी। क्योंकि बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता भारत की पहली नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि वैदिक सभ्यता भी उतनी पुरानी है जितनी सिंधु सभ्यता है। हालांकि फिर लास्ट में इतिहासकारों ने एक काल्पनिक तिथि के आधार पर यह डिसाइड करके बता दिया कि सिंधु पहली है और वैदिक दूसरी सभ्यता है। तो भारत के इस मानचित्र में समझते हैं सभ्यता को। ये अपना भारत है। इस भारत में सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता का क्या लोकेशन रहा हुआ है। यहां पर एक नदी है जिस नदी का नाम है सिंधु। ध्यानपूर्वक समझिए, एक नदी है, बोखरचू हिमनद नाम का एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर किसको बोलते हैं? बर्फ के पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है। हिंदी में इस ग्लेशियर को हिमनद कहते हैं और हिमालय में छोटे छोटे बर्फ के बहुत सारे पहाड़ हैं। तो सिंधु एक नदी है। यूनानियों ने हालांकि इसे सिंधु नहीं कहा है, यूनानियों ने इसे इंडस नदी कहा है, इसलिए इसको अंग्रेजी में इंडस सिविलाइजेशन कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता को। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां पर सिंधु सभ्यता पनपी थी, रही थी, खाया पिया समाप्त हो गई, वही वैदिक सभ्यता पनपी है। इसलिए कंफ्यूज है इतिहासकारों को कि पहली सभ्यता कौन सी है। यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि एक नदी है और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत में इस रूप में है और अंत में यह नदी अपना जल कहां ले आती है? अरब सागर में ले आती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे पहली है झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज। ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु है वो सिपकिला दर्रे से सतलज और सीधी आकर इसमें मिल जाती है। यही पनपी थी उत्तर भारत में। वैदिक सभ्यता कहां पनपी थी? उत्तर भारत में पनपी थी। सिंधु सभ्यता भी कहां पनपी थी? उत्तर भारत में पनपी थी। देखो, वेदों के बारे में बहुत कुछ प्रमाणिक बातें कही गई है, तो सुनेंगे कहानियों के माध्यम से। पहली बात तो वेद अपौरुष से है, किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं। इतिहास इस बात का गवाह कि किसी पुरुष ने वेद नहीं लिखे हैं, अपौरुष से माना गया है। कहते हैं कि वेद भगवान की स्वयं की मुक्ति वाणी है और उसी वाणी के आधार से आज सृष्टि चल रही है, ऐसा माना जाता है। हालांकि एक इतिहासकार है, एक आदमी है, वो आया और उसने वेदों को एक जगह कर दिया। यानी जिस आदमी के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं उस आदमी का नाम है महर्षि कृष्ण देवपाय ने वेद व्यास। सोरठ में हम इस आदमी को क्या कहते हैं? वेद व्यास कहते हैं।
वेद व्यास वेदों का रचयिता है। इसी कारण यानी वेद लिखने की वजह से क्या कहलाए? वेद व्यास कहलाया। हालांकि इसने लिखे नहीं है, इसने संकलन किया है, इसलिए महर्षि वेदव्यास वेदों का संकलन करता है, एक जगह किए इसने, इसलिए हम इसे रचनाकार मान लेते हैं। वेदव्यास ने 4 वेद संकलित किए हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये 4 मैन वेद है। यदि आप हिंदू धर्म के आदमी हैं और सनातन को मानते हैं तो मनुष्य को अपने जीवन में वेदों का एक बार अनुसरण जरूर करना चाहिए। वेदों में समस्त ज्ञान छुपा हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है। एक ऋषि था जिसका नाम है दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक नारा ही दिया है, वेदों की ओर लौटो। अगर कुछ भी जानना है तो वेदों की ओर लौटना ही होगा। आइए एक एक वेद के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है वेद। यह सबसे पहले लिखा गया है। ऋग्वेद पहला वेद है, सबसे बड़ा वेद है। 1028 श्लोक है इसमें, 10 मंडल हैं इसमें, 10,462 ऋचाएं हैं इसमें, यानी 1028 श्लोक हैं, 10 मंडल है, 10,462 ऋचाएं हैं। इतना बड़ा वेद है, बहुत बड़ा वेद है। इस वेद में किस बात का उल्लेख है? सिर्फ देवताओं का उल्लेख है। इसीलिए सिंपल प्रश्न बन जाता है, देवताओं का वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इस वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, वंदना की गई है। गायत्री मंत्र प्रसिद्ध मंत्र माना गया है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में ही है, 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का रचनाकार महर्षि विश्वामित्र को माना गया है। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोमरस होता था एक, कहते हैं ये लोग यज्ञ हवन करने के बाद एक रस पीते थे जिसका नाम है सोमरस। और ये सोमरस का पेड़ है, ये हिमालय की मुंजवत चोटी पर स्थित था। हिमालय पर्वत में एक पर्वत चोटी है मुंजवत चोटी, इसी चोटी पर सोमरस का पेड़ माना गया है। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, देवताओं की वंदना है। इतिहास कहता है कि 33 कोटि देवताओं की वंदना की गई है, इसमें काफी लंबी अवधि मानी गई है। यह सबसे बड़ा वेद है, पहला वेद है। इसीलिए हम इस सभ्यता को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, एक ऋग्वेद काल और एक उत्तर वैदिक काल। यानी इस सभ्यता के 2 भाग बनाएंगे, ऋग्वेद काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। एक तो ऋग्वेद के समय लोगों की सिचुएशन क्या है? तो ऋग्वेद के समय 1500 से लेकर 900 ईसा पूर्व है, 900 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। 2 हिस्से कर देंगे इसके। कुछ इतिहासकारों ने यह भी माना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद है और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वेद के काल का बाद का समय उत्तर वैदिक काल कहलाया। इस वेद के काल के बाद का जो भी है 3 वेदों का समय है, वो क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल कहलाया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। तो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, बताएंगे आप। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता भारत में विकसित हुई, उसका नाम क्या है? वैदिक सभ्यता है, या फिर इसे हम आर्य सभ्यता कहेंगे। वजह यह है क्योंकि आर्यों ने बसाई है, आगे चर्चा करेंगे इसकी। वेद कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 6। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद कितने हैं? 108 है। संस्कार कितने हैं? 16। श्रृंगार कितने हैं? 16। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। और आश्रम कितने हैं? 4। ये पूरा वेद साहित्य है, यानी इसको क्या माना गया है? वेद साहित्य माना गया है।
तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो ऋग्वेद काल के बाद का समय है। आइए अब थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरा वेद यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य भाग में लिखा गया है। जैसे हिंदी में होता था ना अपने गद्य भाग पद्य भाग, गद्य भाग कहानियों के रूप में और पद्य भाग दोहों के रूप में लिखा जाता था, श्लोक के रूप में था। तो कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक महीने में 2 ही पक्ष आते हैं, चांदनी रात अंधेरी रात अपनी भाषा में कहते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का उल्लेख यजुर्वेद में है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का उल्लेख भी यजुर्वेद में किया गया है। हालांकि आयुर्वेद का सबसे ज्यादा विकास अथर्ववेद में किया गया है, परंतु इसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है। तो गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है? यजुर्वेद लिखा गया है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कौन से वेद में है? यजुर्वेद में है। तो इसमें अब आ जाओ तीसरे नंबर पर, सामवेद। सामवेद को हम मनोरंजन का वेद भी कहते हैं, क्योंकि इस वेद से क्या होता है? मनोरंजन ही होता है। तो फिर इस वेद में किस बात का उल्लेख है? संगीत और नृत्य का उल्लेख है। संगीत और नृत्य का उल्लेख कौन से वेद में है? सामवेद। संगीत नाच गाने का कौन सा वेद है? सामवेद है। देवताओं का कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का कौन सा वेद है? गद्य पद्य का कौन सा वेद है? यजुर्वेद। कोई समस्या नहीं है। अंतिम चौथा वेद है, इसमें भूत प्रेत व जादू टोने के मंत्र तंत्र है। ये तांत्रिक वेद है। भूत प्रेत जादू टोने तंत्र मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है? सामवेद नहीं, अथर्ववेद में। कौन से में है? अथर्ववेद में है। और आयुर्वेदिक चिकित्सा का अधिकांश उल्लेख है वो अथर्ववेद में ही किया गया है। सबसे अंत में जो वेद लिखा गया है वो अथर्ववेद ही है, और सबसे पहले जो लिखा गया है वो ऋग्वेद है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। दोनों बात समझ में आ गई? सबसे पुराना, पहला, बड़ा ऋग्वेद ही है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। किसने लिखा है गायत्री मंत्र? महर्षि विश्वामित्र ने लिखा है। विश्वामित्र कौन थे? भगवान श्री राम के गुरु का नाम विश्वामित्र है। दशरथ के गुरु का नाम वशिष्ठ है। वशिष्ठ की राज दरबार में इज्जत है, विश्वामित्र की समाज में इज्जत है। तो राम के गुरु का नाम क्या है? महर्षि विश्वामित्र है। तो चारों वेदों को संक्षिप्त रूप से हमने थोड़ा समझ लिया है। समझ गए इस बात को? तो थोड़ा सा इसके बारे में एक बार लिख लेंगे। लिखिए,